नमस्कार दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करें अगर स्वास्थ्य संबंधित खर्चों की, तो वो हमेशा ही अधिक होती है। दिव्यांग लोगों सहित कई लोग होते हैं जिन्हें स्वास्थ्य संबंधित खर्चों का सामना करना होता है और इस बोझ से उभरने के लिए स्वास्थ्य बीमा एक आशाकारी रणनीति है। निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना ऐसे ही एक भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है जिससे हमारे देश के पीडब्ल्यूडी वर्ग को लाभ मिल सकता है, वो लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज के इस अंक में हम इसी योजना के विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना, और इस विषय पर हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए और हमें इस योजना के बारे में जानकारियां देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है हिमाद्री शेखर देव शर्मा। आप कंसल्टेंट प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स हैं, जो कि सीआरसी वृक्षाबाद में कार्यरत है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो दर्शकों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप हमसे टीवी के अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @ddk_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो देव शर्मा जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है और इसे कब से शुरुआत की गई है? निरामया हेल्थ इंश्योरेंस जो है बेसिकली दिव्यांगजन को बेनिफिट के लिए बनाया गया है और इसे जो है 2008 में एज ए पायलट प्रोजेक्ट इंडिया में शुरुआत की गई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि जब 2011 की सेंसेक्स आई थी उसमें हमने देखा कि करीब करीब 15 लाख पॉपुलेशन जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित है, और इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि उस 15 लाख में से जो है 40% लोग जो थे वो 18 साल के नीचे थे। अब अगर हम आज की हालात देखें, हम जो गणना आपको बता रहे हैं ये करीब करीब आज से 12 साल पुराने की है, तो आज अगर हम देखें तो ये शायद और चौंकाने वाली होगी जी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इसे कंटिन्यू रखा और धीरे धीरे हर एक स्टेट ने जो इसे अपने लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया जी। तो सर, सरकार द्वारा इस पहल को शुरू करने की जो मुख्य उद्देश्य क्या थी? मुख्य उद्देश्य ये थी कि हेल्थ इंश्योरेंस आज के दिन में जो है हर एक को ज़रूरत बन गई है और मेडिकल के खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं या जो मीडियम मध्य वर्ग के जो लोग हैं उनको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और डिसेबिलिटी जो है, आप इसे बोल सकते हैं, ये मेडिकल कंडीशन तो होती है बट मेडिकल इलनेस जैसा नहीं होता है। मतलब ये है कि आपने दवाई ले ली और ठीक हो गया, ऐसा नहीं। ये एक लॉन्ग टर्म आपके साथ ही चलता है जी। तो पैसे जो है वो रेकरिंग के तौर पे खर्च होते जाते हैं और फैमिलीज कभी कभी क्विट कर देते हैं, वो उठा नहीं पाते हैं उस चीज़ को। तो उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए स्पेशली दिव्यांगजन के कैटेगरी को तो ये स्कीम जो है लाया गया है जी सर जी। तो सर, इस योजना के तहत लाभार्थियों को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें कवर होती है? मुख्य तौर पे तो मेडिकल ही होती है। इसके अलावा जो है थेरेप्यूटिक्स जो है एक पार्ट होती है, जैसे मैं आगे बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। तो ऑटिज्म जो है एक कैटेगरी है डिसेबिलिटी में। तो ऑटिज्म में जो है ज़्यादा सर्जरीज के पार्ट नहीं होता है, हॉस्पिटलाइजेशन के पार्ट नहीं होता है, वहाँ पे थेरेप्यूटिक्स इंटरवेंशन का ज़्यादा पार्ट होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे अगर हम देखें तो हम बीमारियों को कवर करते हैं बट थेरेपीज को कवर नहीं कर पाते थे, लेकिन ये इंश्योरेंस जो है उस पार्ट को भी कवर करता है। और रही बात इसमें बीमा का जो लाभ है वो है करीब करीब 1 लाख रुपया जो है आपको जो है हर साल जो है आप 1 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कैशलेस फैसिलिटी नहीं है, ये रिम्बर्समेंट फैसिलिटी है। रिम्बर्समेंट फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि जब आप ट्रीटमेंट लेंगे आपको अपने पॉकेट से खर्च करनी है और बाद में वो बिल आप जमा करेंगे तो आपको वो पैसे जो है वो आपको वापस मिलते हैं थ्रू इंश्योरेंस। तो इसी को रिम्बर्समेंट पॉलिसी बोलते हैं जी सर जी। तो अब आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है। मतलब एक 2 साल का बच्चा भी इसके लिए एलिजिबल है और एक 60 साल का बुजुर्ग भी इसके लिए एलिजिबिलिटी है। और दोनों का प्रीमियम में भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। नॉर्मली अगर हम लोग प्रीमियम लेने जाएं तो हमें ये दिखता है कि अगर आप जितना जल्दी करेंगे आपका प्रीमियम कम होगा और जितना लेट करेंगे आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा, क्योंकि हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। विथ एज हमारा हेल्थ डिटोरिएट करता है तो प्रीमियम भी ज़्यादा हो जाता है, बट इस पॉलिसी में ये चीज़ नहीं है। पॉलिसी जो है सबके लिए बराबर है जी। तो
इस योजना के तहत आयु वर्ग की कोई सीमा नहीं होती है? कोई सीमा नहीं। अच्छा, ऐसे कई बार देखते हैं कि कई लोगों को शंका होती है कि जब उन्हें एनरोल करना होता है तो क्या उन्हें इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की जरूरत होती है? इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें स्लैब बना हुआ है। जैसे बीपीएल अगर आप हैं तो आपको जो है पैसे कम लगेंगे, अगर आप अबव बीपीएल है तो आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो वो वेरिफिकेशन के लिए कि आगे वाला बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा है, उसके लिए जो है उनको एक इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, और नॉर्मल इनकम सर्टिफिकेट जो है वो तहसीलदार ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। तो सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस योजना के अंतर्गत क्या हर कोई दिव्यांग व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है या किसी तरह के डिसेबिलिटी को लिस्टेड की गई है? डिसेबिलिटी को लिस्टेड की गई है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से 21 कैटेगरी की डिसेबिलिटी है जी। लेकिन निरामया हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये नेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित होती है, और नेशनल ट्रस्ट जो है 4 कैटेगरी को ही मान्यता दिया है। तो उसमें से जो मुख्य कैटेगरी है वो आपका सेरिब्रल पॉल्सी है। अच्छा। दूसरा अगर हम बात करें तो ऑटिज्म है। तीसरा अगर हम बात करें तो वो आपका मेंटल रिटार्डेशन है। मेंटल रिटार्डेशन जिसको हम लोग मंदबुद्धि भी बोलते हैं, तो आज के दिन में हम उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोल के बोलते हैं, क्योंकि 2016 के बाद जो है ये चेंज हो गई है। इसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटी एक कैटेगरी है जहाँ पे एक व्यक्ति एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी से ग्रसित होता है। मुख्य तौर पे अगर हम एग्जांपल दें, जैसे कोई बोल नहीं पा रहा है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है। अब क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बोलने में प्रॉब्लम हो सकता है वो सुन भी नहीं पा रहा हो जी। तो इस तरह से एक व्यक्ति जो बोल नहीं पा रहा है लेकिन वो सुन भी नहीं पा रहा है तो वो एक व्यक्ति है, बट डिसेबिलिटी उसका 2 हो गया। तो इस तरह केस को हम लोग मल्टीपल डिसेबिलिटी में बोलते हैं। तो ये 4 मुख्य कैटेगरी है जो निरामया हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है। बाकी डिसेबिलिटी अभी तक कवर नहीं हो रही है, लेकिन भारत सरकार इस पर विचार कर रही है जी। तो देव शर्मा जी, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि वो इस योजना के तहत लाभार्थी बन सकते हैं या योग्य है, तो उनकी जांच कैसे की जाती है? मुख्य तौर पे जो हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है वो ये है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनके पास होनी चाहिए। अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है मेडिकल बोर्ड इशू करती है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो जीवीपन जो है इसे इशू करती है जी। तो वहाँ से वो उस सर्टिफिकेट को लेके हमारे पास आए। उनके पास आधार कार्ड होनी जरूरी है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होनी जरूरी है। इसके अलावा जो है 2 कॉपी फोटोग्राफ्स वो लाएंगे और इनकम सर्टिफिकेट। ये 4 चीजें अगर वो हमारे पास जमा करते हैं तो उनकी प्रोसेसिंग जो है आगे हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि क्या कोई व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है या कह सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं? भारत भर के सारे सिटीजन जो इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें कोई आयु वर्ग नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है। आप सब, अगर आपको दिव्यांग है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। शर्त यह है कि वो 4 कैटेगरी में आपको होना है। अच्छा जी। तो सर, जैसे आपने कहा कि 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ ही व्यक्ति इस योजना के लिए खुद को रजिस्टर कर सकता है, तो इस पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में हमें जरा विस्तार से बताइए कि कैसे होती है। एक बार जब वो डॉक्यूमेंट हमारे पास सबमिट करते हैं तो हम जब उसके बाद निरामया हेल्थ इंश्योरेंस के जो पोर्टल है वहाँ पे जाके हम लॉगिन करते हैं। अभी पूरे अंडमान निकोबार में जो है सीआरसी वृक्षाबादी जो इसका रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे पास वो सारे जो है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड करने के बाद हम उस व्यक्ति का जो डॉक्यूमेंट्स है उसे अपलोड करते हैं और 15 दिन के अंदर जो है उनका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड बन जाता है उस व्यक्ति का, ना कि हमारा। ये इसलिए किया गया है क्योंकि अगर आपको देखना है कि आपका पॉलिसी का स्टेटस क्या है या आप क्लेम करेंगे कहीं और से, तो आप ऑनलाइन भी अपना डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर सकते हैं। हर बार आपको हमारे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है जी। एक बार ये प्रोसेस हो जाएगा तो 15 दिन के अंदर जो आपका कार्ड जनरेट हो जाएगा। अब उस व्यक्ति को अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड देके वो कार्ड को डाउनलोड करना है जी। ठीक है। डाउनलोड हो जाने के बाद उनका प्रोसेस, अब वो जो है क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। अब उनका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट होंगे वो क्लेम कर सकते हैं जी। सिंपल सा प्रोसेस। तो सर, रजिस्ट्रेशन के दौरान एक टर्म आती है लीगल गार्जियन का, तो इसका तात्पर्य क्या है, इसके बारे में भी हमें जरा समझाएं। लीगल गार्जियनशिप वहाँ पे जरूरत होता है जहाँ पे बच्चे का फिजिकल गार्जियन अवेलेबल नहीं होता है। अच्छा। अभी जैसे हम लोगों ने एक कोरोना के फेज अभी पार किए हैं, यहाँ पे बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि पिता और माता दोनों का कोरोना में डेथ हो गया लेकिन बच्चे सरवाइव कर रहे हैं जी। तो उस केस में क्या होता है, बच्चा ऑर्फनेज में चले जाते हैं या होम में चले जाते हैं। अब होम में जाने के बाद उनका कोई लीगल गार्जियन नहीं है, वो होम में कस्टडी के तौर पे है, उनका देखभाल के लिए है, बट गार्जियनशिप किसी के पास भी नहीं है। तो वो गार्जियनशिप की बात यहाँ पे किया जा रहा है कि अगर हम उनको अगर इंश्योरेंस देते हैं, कल को उनको बेनिफिट मिलेगा तो वो पैसा किसके पास जाएगा। अच्छा।
तो उस लिए लोकल लेवल कमेटी एक बनाया जाता है जिसमें डीएम होता है, या तो डीसी होगा या तो डीएम होगा, कोई भी एक आईएएस लेवल का ऑफिसर होंगे। इसके अलावा जो है हमारे जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव उस बोर्ड में रहेगा और एक डिसेबल्ड पर्सन भी रहेगा उस कम्युनिटी का। अच्छा। तो ये 3-4 मेंबर मिलके एक लोकल लेवल कमेटी बनाएगा। वो लोकल लेवल कमेटी डिसाइड करेगा कि लीगल गार्जियनशिप कौन बनेगा, लेकिन वो व्यक्ति जो है अप्रोच करेगा कमेटी के पास कि मैं लीगल गार्जियनशिप इस बच्चे का लेना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ। तो लीगल गार्जियनशिप लेने के लिए क्या उनका उस बच्चे से कोई रिलेशन होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बट नॉर्मली देखा गया है कि फैमिली मेंबर ही ले लेते हैं उस चीज को, या तो मामा या तो मासी, कोई ऐसे कोई। अगर उसमें भी नहीं है फिर एक थर्ड पर्सन आएगा। अच्छा जी। तो एक और टर्म की बात होती है इस योजना के तहत, वो है यूडीआईडी कार्ड। तो इसके बारे में भी हमें और हमारे दर्शकों को जरा समझाएं। पहले जो चीजें होती थी उसे हम लोग बोलते थे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है ना, लोकल बॉडी इशू करते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे जीबी पंथ इशू करते हैं। अच्छा। तो लोकल लेवल पे जब होता है, जब आप अगले दूसरे स्टेट में जाते हैं तो कभी कभी वो इनवैलिड मान लिया जाता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सालों से चलते आ रही थी। इस चीज को कंसीडर करते हुए भारत सरकार ने एक नेशनल लेवल पे एक कार्ड बनाया जिसको हम लोग यूडीआईडी कार्ड बोलते हैं, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। तो एक बार आपको, लेकिन प्रोसेस वही है, आपको हॉस्पिटल पे जाना है लोकल लेवल पे। लोकल लेवल आपको जो एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करेगा। एक बार आप वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, फिर आप यूडीआईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जी। ठीक है। अब यूडीआईडी क्योंकि ये नेशनल लेवल पे है, तो एक बार आप बन जाएगा ये यूडीआईडी कार्ड, उसके बाद आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। अच्छा। जिस तरह से हमारा आधार कार्ड है। जी सर। जी, सेम चीज। तो सर अगर किसी व्यक्ति के पास यूडीआईडी कार्ड ना हो और वो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, खुद को एनरोल करना चाहता है, तो क्या वो अपने जो डिसेबिलिटी कार्ड है उनके पास जो पहले होती थी उससे भी एनरोल कर सकते हैं? नहीं, उससे नहीं कर सकते। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब ये चाहिए ही चाहिए हमें। अच्छा जी। जी। तो इस यूडीआईडी कार्ड को बनने में कितना समय लगभग लग जाता है? लगभग 15 से 20 दिन में जो है अप्लाई करने के बाद ये जो है आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आएगा मेल के थ्रू या आपका वेबसाइट में या मैसेजेस के थ्रू। उसके बाद जो है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बट ओरिजिनल जो कार्ड है, जैसे हमारे पास आधार कार्ड आते थे, वैसा ही कार्ड आपके होम एड्रेस पे आएगा, बट आप एक सॉफ्ट कॉपी जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। विद इन 30 डेज आपको मिल जाता है ये चीज़। जी। तो सर जैसे आपने हमें समझाया है कि कुछ चंद डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है हम खुद को एनरोल कर सकते हैं, तो ये जो एनरोल करने की प्रक्रिया होती है, क्या ये ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन किया जाता है? ये ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, बट अल्टीमेटली जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होती है। अच्छा जी। हम फॉर्म आपसे लेंगे, सारे आपका डिटेल्स वगैरह ले लिए, फॉर्म फिलअप हो गया, उसके बाद जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जाके हम सेंड कर देते हैं। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे ऑनलाइन ही सबमिट करते हैं। आज के दिन में सब ऑनलाइन हो गया है। तो अगर कोई व्यक्ति इसे ऑनलाइन फिल करना चाहता है तो उन्हें किस वेबसाइट पर जाना होगा? क्या ऐसी कोई सुविधा आप बता सकते हैं? व्यक्ति नहीं जा सकता है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ही जा सकता है। अच्छा, वो आपके थ्रू ही जा सकते हैं। जब तक उस व्यक्ति का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड नहीं बन जाता तब तक वो उसे ऑपरेट नहीं कर सकता है। जी। और अगर कोई व्यक्ति ऑफलाइन इसे सबमिट करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी? ऑफलाइन में अगर सबमिट करना है तो जो जो डॉक्यूमेंट मैंने इससे पहले बताया था, जो 4 डॉक्यूमेंट मिलनी है, वो 4 डॉक्यूमेंट उनको लेके आके हमारे ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। वहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है इसके लिए, वो रजिस्टर्ड पर्सन जो है उनके सामने ही जो इसे लॉगिन करेंगे और उनका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो है उनको जनरेट करके दे दिया जाएगा। अच्छा, तो जब एक बार लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाता है और व्यक्ति जो है एनरोल्ड हो जाता है, तो क्या उसके बाद उन्हें किसी तरह की कार्ड आदि दी जाती है? हाँ, कार्ड आपको मिलेगा, भारत सरकार आपके एड्रेस पे कार्ड भेजेगा। ये जैसे आपका आधार कार्ड है सेम वैसा ही कार्ड एक आएगा। अच्छा, तो अगर हम इस कार्ड की बात करें तो क्या ये कार्ड की भी कोई वैलिडिटी पीरियड होती है या फिर एक बार बन जाती है तो वो जीवन भर के लिए वैलिड होती है? कार्ड का तो ऐसे कोई वैलिडिटी नहीं होती है, लेकिन आपको रिन्यू करते रहना पड़ेगा उसे। तो हर बार आपका कार्ड नहीं बनेगा, आपका पॉलिसी का टर्म चेंज होते रहेगा, बट कार्ड वही रहेगा आपका। नॉर्मली जो है ये 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। पॉलिसी जो है 1 साल का पॉलिसी है। अगर मान लीजिए अभी हमारा ये चीज देख के अगर कोई व्यक्ति अगर एनरोल करता है जी, तो वो अगस्त मंथ में करेगा या सितंबर मंथ में करेगा, लेकिन उनका पॉलिसी जो है 31 मार्च को लैप्स हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, फिर अप्रैल से उनको नया करना पड़ेगा। तो हर एक साल के मार्च में ये पॉलिसी क्लोज होगा एंड अप्रैल से जो है नया स्टार्ट होगा। जी सर। जी, 1 साल का पॉलिसी। अच्छा, तो ये जो रिन्यू करने की जो प्रोसेस होती है ये कैसी होती है, इसके बारे में हमें जरा समझाएं।
सेम वही डॉक्यूमेंट्स उनको फिर से सबमिट करना पड़ेगा। और नॉमिनल एक फीस है, अगर आप बीपीएल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 250 रुपया जमा करना पड़ेगा एज ए रिन्यूअल फीस, और अगर आप एपीएल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 रुपीज़ जमा करना पड़ेगा एज ए प्रीमियम। अच्छा, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, हर साल आपको इतना ही देना है, ये बढ़ेगा नहीं। अभी तक तो फिलहाल ऐसा ही है जी। तो सर अब हम जानना चाहेंगे कि जब व्यक्ति के पास कार्ड बन जाता है उनका, तो क्या वो किसी भी अस्पताल में जाकर ट्रीटमेंट ले सकता है? नॉर्मली इंश्योरेंस में क्या होती है ना, आपका एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होता है, आपको वहीं जाके ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। अच्छा। इस इंश्योरेंस पॉलिसी की खूबसूरती यही है कि भारत सरकार ने कोई भी हॉस्पिटल को चिन्हित नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि आप फ्री हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करने के लिए। और ट्रीटमेंट में भी जो है बहुत सारे स्लैब्स बने हुए हैं, जो मैंने बोला था ना 1 लाख रुपया जो आपको क्लेम कर सकते हैं, तो 1 लाख रुपया के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज हैं जी। जैसे अगर आप मान लेते हैं कि जैसे सपोज किसी को हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत पड़ी या सर्जरीज करने की ज़रूरत पड़ी, तो उस केस में सर्जरी के लिए जो है भारत सरकार ने 40,000 जो है अलॉटमेंट करके रखा है जी। बाकी हॉस्पिटलाइजेशन विदाउट सर्जरी उसके लिए जो है आपको जो है 15,000 रुपया अलॉट किया हुआ है। मतलब अगर आपका सर्जरी है तो आप सर्जरी कराइए, आपको 40,000 के अंदर कराना है। अगर आपका खर्चा 1 लाख हो गया तो भी आप क्लेम कर सकते हैं, बट आपको 40,000 ही एज ए क्लेम मिलेगा, 1 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कैटेगरी बना हुआ है। ठीक है। उसी तरह से जैसे हम लोग रेगुलर चेकअप्स करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, कभी कभी डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करते हैं, जैसे एक्सरेस हो गया, MRIs हो गए, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए भी जो है इसमें आवंटन किया हुआ है। तो हर एक जगह पे एक राशि आवंटन किया हुआ है। आप उससे ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं, आप उससे कम भी कर सकते हैं। ठीक है, बट उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा जो आवंटन किया हुआ है। अच्छा, और वो 1 लाख रुपए है? वो 1 लाख रुपया है जी। तो अब हमारे द्वीपों में कई बार हम देखते हैं कि कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स जो है यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है, तो अगर लाभार्थी को बाहर जाकर, मेलैंड जाकर इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, तो क्या वो बाहर के अस्पतालों में भी अपनी ट्रीटमेंट ले सकते हैं? जैसे मैंने इससे पहले बताया कि इसमें कोई चिन्हित नहीं किया हुआ है। अच्छा, तो आपको जहां बेस्ट लगे आप वहां पे जाके अपना थेरेपी कराइए, ट्रीटमेंट कराइए। बस आपको ओरिजिनल बिल संभाल के रखना है, और एक बार आपका ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 30 दिन के अंदर आपको क्लेम के लिए अप्लाई करना है। वो डिले नहीं करना है, आपको विद इन 30 डेज आपको क्लेम के लिए अप्लाई कर देना है। जी जी। तो सर इस योजना से संबंधित कुछ और प्रश्न आपसे करना चाहूंगी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी इंश्योरेंस को जब हम शुरू करते हैं, बांधने लगते हैं, तो हमें कुछ प्रीमियम अमाउंट देनी होती है। अगर बात करें हम इस निरामया योजना की, तो क्या इसमें भी किसी प्रकार की प्रीमियम हमें बांधना होता है? प्रीमियम है इसमें, जैसे मैंने पहले बताया। अगर बीपीएल कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको 250 रुपया देना है, और अगर आप एपीएल कैटेगरी में आते हैं तो 500 रुपया आपको देना है। अच्छा, तो ये वन टाइम होता है या फिर इसे कुछ इंटरवल्स के बाद में हमें भरना पड़ता है? ये 1 साल का होता है। 31 मार्च के बाद आपको फिर से यही प्रीमियम जो है फिर से देना होगा, तो आपका पॉलिसी फिर रिन्यूअल होगा। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको 3 महीना पहले से ये प्रोसेसिंग करना है। अगर आप 31 मार्च में अगर आपका पॉलिसी लैप्स हो रहा है तो दैट मीन्स आपको जनवरी से प्रोसेस करना शुरू करना होगा कि रिन्यूअल करना है आपको। वो एप्लीकेशन पहुंच जाना है उनके पास जी सर, ऑनलाइन। जी। तो अब अगर कोई लाभार्थी अपना इंश्योरेंस क्लेम करना चाहता है तो उसकी कैसी प्रक्रिया होती है, उसे किस तरह से क्लेम करना होता है? आपने ट्रीटमेंट ले लिया, ट्रीटमेंट लेने के अंदर जो है बाद में आपको 30 दिन के अंदर जो है आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करना है। आप ऑनलाइन पोर्टल में जा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पोर्टल ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाइए, वहाँ पे आपको हेल्प डेस्क है, वो आपको हेल्प करेगा वहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको UDID कार्ड का एक कॉपी उसमें देना होगा। इसके अलावा जो आपने जो मेडिकल एक्सपेंसेस किया है उसका सारे ओरिजिनल, जेरोक्स नहीं, ओरिजिनल आपको देना होगा। डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होगा उसकी भी ओरिजिनल कॉपी आपको जमा करनी पड़ेगी जी। आपका जो कार्ड बना है, निरामया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो बना है, उस कार्ड का भी एक फोटोकॉपी आपको जमा करना पड़ेगा। अभी कोई अगर बच्चा है तो उसका तो अकाउंट नहीं होगा, तो उनके फादर के अकाउंट पे जाएगा पैसा। तो उस केस में जो है फादर ये डिसाइड करेंगे कि उनका कौन से अकाउंट में वो क्लेम का अमाउंट वो चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं, तो वो बैंक का डिटेल्स भी जो है उनको देना होगा। एट द सेम टाइम उसके साथ साथ एक कैंसिल चेक भी उनको देना होगा। अच्छा जी, कैंसिल चेक में सारे बैंक के डिटेल्स रहेंगे, IFCS कोड वगैरह सब रहेंगे, तो उसके थ्रू जो है फिर वो 1 महीना के अंदर क्लेम सेटलमेंट हो जाती है। जी, क्लेम सेटलमेंट बहुत फास्ट है इसमें। अच्छा जी। तो जैसे हम देखते हैं कि कई तरह के कई इंश्योरेंस में इनकम टैक्स की भी छूट मिलती है, तो क्या इस योजना में भी ऐसी कोई प्रावधान है? ये इंश्योरेंस भी जो है IRDA से सर्टिफाइड है। दैट मीन्स आप जो है इसे इनकम टैक्स में जो है क्लेम कर सकते हैं छूट के लिए। अच्छा, जी।
तो देव शर्मा जी, अब हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी लाभार्थी ने क्लेम किया है और उसके बाद दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई हो, तो फिर उसका क्या होता है, आगे की प्रक्रिया क्या होती है उस सिचुएशन में? देखिए, अगर कोई लाभार्थी इसमें लाभ ले लिया है बट वो क्लेम कर रहा है, देखिए पैसा तो उसने खर्चा कर दिया है, अब वो पैसा को वापस क्लेम कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, और सडनली अगर उनका डेथ हो जाता है तो उनका जो फैमिली मेंबर है वो उनको पैसा मिलेगा। इसमें एक कॉलम और भी है, नॉमिनी। तो आप जब क्लेम सेटलमेंट करेंगे तो आपको नॉमिनी का नाम और डिटेल्स भी देना होगा कि अगर आप नहीं रहते हैं बाई चांस तो पैसा किसके पास जाएगा। तो वो ऑप्शन भी है इसमें जी, सेम लाइक अदर इंश्योरेंस जी। और अगर हम बात करें ऑर्फन्स की, जैसे आपने कहा था अगर कोई अनाथ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर उनका नॉमिनी कौन होता है? जो लीगल गार्जियन होता है वही होगा, जो लोकल लेवल कमेटी जिसको बोलते हैं कि आप लीगल गार्जियनशिप बनिए इसका। क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे पैसा का लेन देन हो रहा है जी। आप इलाज करते वक्त भी आपको पैसा देना होगा और इलाज के बाद भी आपको पैसा मिलेगा। तो उस केस में एक ऑथोराइज्ड पर्सन होना जरूरी है जो उस बच्चे के बिहाफ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जी जी। तो सर, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्लेम्स हो रही है, इन सारी चीज़ों का अगर कोई लाभार्थी अपना स्टेटस चेक करना चाहे तो इसकी कैसी सुविधा प्रदान की जा रही है? क्या उसे व्यक्ति को ऑफलाइन देखना होगा या ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन वो ले सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट में जाना पड़ेगा निरामया हेल्थ इंश्योरेंस का, उसमें जाके वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड और आपका उनका निरामया हेल्थ कार्ड का जो नंबर होगा वो डालने से उनको जो है वो चीज़ें स्टेटस दिखेगा। ठीक है। नॉर्मली जो स्टेटस होता है वो 10 से 15 दिन में अपडेट हो जाता है, अगर कोई उसमें अप्रूवल का प्रॉब्लम ना हो तो। अच्छा जी। तो जैसे चर्चा के दौरान आपने कहा था कि एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है करके, अगर बात करें हम हमारे द्वीपों की, तो हमारे द्वीप में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, इसकी क्या एड्रेस आदि है? हमारे द्वीपों में अभी फिलहाल एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की दर्जा मिली है, वो है CRC वृक्षावत, जो दिव्यांगजनों के लिए काम करती है और ये डायरेक्टली जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अधीन ही आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है इसका निपमेट चेन्नई है और हम लोग जो है दिव्यांग के वेलफेयर के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम करते हैं। तो कोई भी इस तरह का जो भी स्कीम होता है जो भारत सरकार दिव्यांग के लिए जो लाती है वो सबसे पहले जो है हमारे थ्रू होके ही जाती है। अच्छा। तो अभी फिलहाल अगर किसी को चाहिए तो उसे CRC वृक्षावत कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। जी जी। तो अगर कोई व्यक्ति हो जो इंटर आइलैंड से हो या दूर दराज के क्षेत्रों से हो तो वो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? उन्हें यहाँ पर आना होगा? कॉन्टैक्ट नंबर हम दे देंगे, जो रजिस्टर्ड पर्सन है इसके जिनको ऑथोराइज किया गया है वो नंबर हम दे देंगे और एड्रेस पे उनको आना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई सुविधाएं नहीं है, उनको आना ही पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा। और ऐसे ही अगर इस पूरे स्कीम को लेकर, योजना को लेकर किसी भी तरह का संदेह हो या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आदि को लेकर कोई संदेह हो तो व्यक्ति किसे और कैसे संपर्क कर सकता है? उस केस में भी उसे जो है CRC वृक्षावत ही आना पड़ेगा। हालांकि हम लोग इसका ओरिएंटेशन और अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं लोकल लेवल पे और हम लोग जाएंगे ग्राम पंचायत वगैरह में ताकि वहाँ पे अवेयरनेस करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो इसका लाभ मिले, क्योंकि इस तरह का पॉलिसी जो आई थिंक फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च हुआ है। इससे पहले कभी नहीं था इस तरीके का पॉलिसी जहाँ पे एक दिव्यांगजन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशलाइज्ड पॉलिसी बनाया गया है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आज आपके माध्यम से भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। जी। तो सर, जैसे आपने कहा कि एक नेशनल लेवल में इसे सोचा गया था और धीरे धीरे सारे स्टेट्स ने इसे अडॉप्ट करना शुरू किया था, तो हमारे द्वीपों में ये कब से शुरू हुआ है? हमारे पास अभी इसका प्रपोजल जो है लास्ट ईयर ही आया था, बट कोरोना की वजह से जो है थोड़ा सा चीज़ें जो है पीछे चली गई थी, बट अभी जो है फिर से जो हम लोग लाइमलाइट पे आ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा। तो अब तक हमारे द्वीपों की अगर बात करें तो कितने लोग जागरूक हो चुके हैं इस योजना के बारे में और कितने लोग अब तक आपके पास रजिस्टर कर चुके हैं? जागरूकता की जहाँ तक बात है वो अगर हम देखें तो वो करीब करीब हम लोगों ने 400 से 450 लोगों तक पहुँच चुका हूँ इस स्कीम के बारे में। और इसके अलावा हम लोग जो है हैवलॉक वगैरह में गए थे, नील में भी गए थे, डिगलीपुर, रंगत में। तो ग्राम पंचायत के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस किया जाए। अब लोग आ रहे हैं वहाँ से, धीरे धीरे आ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा बट हाँ डेफिनेटली आगे जाके उनको बेनिफिट मिलेगा। जी। तो सर, सवाल तो काफ़ी है मगर समय का अभाव है, तो जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को जो इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि इस स्कीम के बारे में आप जानकारी लीजिए और जितना हो सके अपने पड़ोसी आसपास में जो इस स्कीम के बारे में
आप बताइए उनको, और उनको जो है CRC वृक्षाबाद में भेजिए ताकि उनको इस चीज़ का लाभ मिले। एक साथ काम करेंगे तभी जो है द्वीप में जो है कल्याण होगी। तो सर, आज आप हमारे बीच आए, आपने हमें इस स्कीम के विषय पे, इस योजना के बारे में इतनी सारी जानकारियां दी, हमें जागरूक किया। इसके लिए दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये चर्चा आप सबके लिए काफ़ी जानकारी पूर्ण रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे और साथ ही अपने अपनों को भी जागरूक करेंगे। तो इसी आशा के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।